हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। पिछले क्लास में हम लोग आरएनए पढ़े थे, इसमें 4 टाइप का पढ़े थे, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। पिछले क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आरएनए का कुछ और टाइप होता है, एक दो, जैसे एसएनआरएनए होता है, उसके बाद फिर एसआरआरएनए होता है। तो वो सब एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, बस नाम है, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, तो बस वो एक्स्ट्रा है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। जो पढ़ना था आरएनए में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, बाकी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो और वहां पे देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसको प्रूव कौन किए थे? तो प्रूव किए थे बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर। तो इसको जो पहली बार जब प्रूव किया गया था, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि पहले ग्रिफ्थ साहब किए थे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो एक्सप्लेन फिर इनके द्वारा किया गया था। तो पहली बार परफॉर्म्ड किए थे, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के साथ, ठीक है। इनके द्वारा ये किया गया था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए अभी बताते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर एक्सप्लेन किए थे 3 साइंटिस्ट मिलके, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, ठीक है। एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, तीनों शॉर्ट में, बाकी इधर ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, ये तीनों मिलके एक्सप्लेन किए थे। और पहली बार किए थे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साहब ने, ठीक है। तो ये किए कैसे थे अब दिखाते हैं, ठीक है। साहब का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ये एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया पे। किस पे किए थे? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया का नाम क्या है? निमोनोकोकस, या इसी का पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये 2 टाइप के लिए इन्होंने एक ले लिए एस थर्ड और एक लिए आर सेकेंड। एस का मतलब स्मूथ, आर का मतलब रफ, ठीक है। 2 टाइप के लिए। तो एस वाला जो था उस पे एक कैप्सूल लगा हुआ था, जबकि इस पे कोई कैप्सूल नहीं था, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। ये वायरुलेंट था, मतलब डिजीज फैलाता था, उसी को बोलते हैं पैथोजेनिक काउज डिजीज। जबकि ये था नॉन वायरुलेंट। क्या था? नॉन वायरुलेंट, मतलब नॉन पैथोजेनिक, मतलब डिजीज काउज नहीं कराता था, नॉट काउज डिजीज, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या था कि ये जो बैक्टीरिया था, इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन का कोट था, जबकि इसके ऊपर कोई कोट नहीं था, ठीक है। प्रोटीन का जो कोट था सिर्फ और सिर्फ इस पे था, इस पे कोई कोट नहीं था, ठीक है। और इसी कोट की वजह से ये था, वायरलेंट था, डिजीज फैला देता था, ठीक है। तो ये एक ये लिए, एक ये लिए। अब इन्होंने 4 चूहे को लिए, माइस, 4 चूहे को लिए, और उस पे ये रिसर्च किए। कैसे किए अब देखते हैं। साहब का एक्सपेरिमेंट, तो ये 4 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किए थे। तो 4 स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया लिए थे, यूज किए थे? एक्सपेरिमेंट तो किए थे माइस पे, और लिए क्या थे? निमोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो 2 लिए थे, आर सेकंड वाला और एस थर्ड वाला। ये दोनों लिए थे। एस थर्ड वाला जो है चूहे को मार, वायरुलेंट था, डिजीज काउज कराता था, जबकि आर वाला डिजीज काउज नहीं कराता था। तो पहले ये आर वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किए, तो चूहा जिंदा रह गया, चूहा में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये क्या कर गया? सरवाइव कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ये एस थर्ड वाला लिए। कौन सा लिए? एस थर्ड वाला। इसको इंजेक्ट किए तो चूहा जो है मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ये तो डिजीज काउज कराता है। बात समझ में आ गया? तो ये भी लिविंग लिया, ये भी लिविंग लिए, तो मर गया। लेकिन ये क्या किए फिर? एस थर्ड तो मार देता था, तो फिर एस थर्ड को तीसरी बार में हीट एंड किल कर दिए। तो ये कैसा हो गया? डेड हो गया। ये बैक्टीरिया कैसा हो गया? डेड हो गया। अब चूहे में डाले तो चूहा सरवाइव कर गया। बात समझ में आया क्यों सरवाइव कर गया? क्योंकि ये हीट एंड किल कर दिए थे, ये मार देता था, जबकि हीट एंड किल करने के बाद तो ये तो बेकार हो गया, तो ये सरवाइव कर गया। लेकिन फिर ये क्या किए? एस थर्ड को हीट किल किए, उसके साथ आर को मिक्स कर दिए, ठीक है। आर को मिक्स कर दिए, ठीक है, मिक्स कर दिए, और फिर इंजेक्ट किए तो देखे कि चूहा मर गया। चूहा जो है मर गया, ये चूहा जो है मर गया। लेकिन यहां पे देखिए, ना आर के साथ मरा था और ना एस थर्ड हीट किल के साथ मरा था, लेकिन जब दोनों साथ आया तो मर गया। तो हीट एंड किल करने के बाद तो नहीं मर रहा था, लेकिन जब आर में मिला है तो चूहा मर गया। तब इस चूहे का ब्लड एनालिसिस किया गया। क्या किया गया? ब्लड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस किया गया, ठीक है। ब्लड एनालिसिस किया गया। तो ब्लड एनालिसिस में इसमें एस थर्ड मौजूद था। क्या था? एस थर्ड मौजूद था इसके ब्लड में। डेड माइस जो था ना, इसके ब्लड में क्या था? एस थर्ड मौजूद था, जबकि यहाँ पे डाले तो कैसा था? एस थर्ड हीट एंड किल था।
आर लिविंग था, तो आर तो था ही, और साथ में एस हीट एंड किल भी, एस जो है लिविंग मिला उसमें। यहां तो हम हीट एंड किल डाले थे, लेकिन यहां जो है लिविंग वाला मिला, जिससे चूहा मर जाता था, इसलिए चूहा मर गया। ये एस थर्ड लिविंग वाला मिल गया। अब ये इन्होंने सोचा कि इन्होंने बताया कि कुछ केमिकल जो है एस थर्ड से डेड हीट एंड किल जो किए थे उससे आर में चला गया, जिससे आर थर्ड भी, आर सेकेंड भी एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया और वो चूहे को मार दिया। ठीक है, इन्होंने कहा सर्टेन केमिकल ट्रांसफॉर्म इनटू आर सेकेंड। ठीक है, सर्टेन केमिकल ट्रांसफॉर्म इनटू आर सेकेंड एंड देन आर सेकेंड ट्रांसफॉर्म इनटू एस थर्ड लिविंग, एस थर्ड लिविंग, लिविंग ये कैसा है हीट एंड किल, जबकि ये क्या हो गया एस थर्ड लिविंग, देन माइसिस डाई। ठीक है, बात समझ में आया। इसीलिए इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये कुछ केमिकल बोले यहां से, इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद फिर आर थर्ड जो है एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, आर सेकेंड जो है आर थर्ड में एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन कुछ केमिकल जो गया, इन्होंने बोला केमिकल गया है, ये केमिकल क्या था इनको पता नहीं चला, ग्रिप्स साहब को पता नहीं चला कि ये केमिकल कौन सा है। कुछ तो गया था, क्या केमिकल गया वो इनको पता नहीं था। तो एक्चुअल में वही डीएनए गया था। जब एस थर्ड को हीट एंड किल किए तो डीएनए के बीच में जो दोनों बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता था, टूट जाता था तो डीएनए इनएक्टिव हो जाता था, इनएक्टिव होता था तो चूहा जो है ये जिंदा रह गया। लेकिन जब इसको सुटेबल कंडीशन मिला तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ गया, जुड़ गया तो इसका डीएनए कंप्लीट हो गया, डीएनए कंप्लीट हुआ तो चूहे को मार दिया। ठीक है, बात समझ में, ऐसे हुआ था। लेकिन इनको नहीं पता था कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है, बस इसलिए इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने बस इतना कह दिया कि कुछ केमिकल है जो कि एस थर्ड से आर सेकंड में गया और आर सेकंड जो है एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया और एस थर्ड जो है फिर चूहे को मार दिया। ये हीट एंड किल से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसके ब्लड में एस थर्ड मौजूद था, लिविंग। ठीक है, डेड यहां डाले थे लेकिन यहां लिविंग मौजूद था। बात समझ में आ गया। फिर ये केमिकल कौन सा था पता नहीं लगा पाए, इसको पता लगाने के लिए 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोड। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट पढ़ेंगे वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए, अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब और रिसर्च देखते हैं किसका, एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड साहब का। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ साहब का तो देख लिए, उसी के आगे ये लोग रिसर्च किए, वो केमिकल नहीं बता पाए कौन सा केमिकल है, ये वो लोग बता दिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या किए कि सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाले, जैसे प्रोटीएज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज है तो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, डीएनएज है तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो हीट एंड किल के साथ जब आर मिलाते थे तो चूहा मर जाता था। लास्ट में फोर्थ वही पढ़ते, फोर्थ स्टेप में तो वही था, एस हीट एंड किल किए उसके में आर मिलाए तो चूहा मर जाता था। अभी पढ़ के आए हैं, तो उसमें उससे पहले वो एंजाइम मिलाते गए, पहले प्रोटीएज डाले तो हीट एंड किल वाला में जितना प्रोटीन था सबका सब डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन तो बचा नहीं। उसके बाद ये इसमें मिलाए और फिर चूहा में डाले, चूहा मर गया। इसका मतलब जो है प्रोटीन के डाइजेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब केमिकल जो है अभी भी जा ही रहा है, जो भी केमिकल है वो केमिकल जा ही रहा है। यानी प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पहले स्टेप से तो ये कंक्लूजन हो गया, डीएनए, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से पहले लोग यही मानते थे कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहां पता चल गया कि वो केमिकल जो है वो प्रोटीन है ही नहीं, तो प्रोटीन नहीं है तो इसीलिए चूहा जो है मर गया, तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने आरएनएज लिया। ठीक है, आरएनएज लिया, एस थर्ड में मिला है, तो एस थर्ड हीट एंड किल वाला में जितना आरएनए था सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया, आरएनए तो बचा नहीं, और फिर इसको आर सेकंड के साथ मिक्स किए तो फिर भी चूहा मर गया, फिर भी चूहा मर गया। इसका मतलब है कि वो केमिकल आरएनए भी नहीं था, क्योंकि हम आरएनएज डाले थे, यानी आरएनए को डाइजेस्ट कर दिए, उसके बाद भी चूहा मर गया, इसका मतलब वो केमिकल आरएनए नहीं था। तो इससे ये भी पता चल गया कि आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बात समझ में आ गया, इससे ये भी पता चल गया। ऐसे ही बहुत सारा ये डालते गए, लाइपेज डाले, उसके बाद फैट को डाइजेस्ट किए, लिपिड को डाइजेस्ट किए, हर एक चीज को डाइजेस्ट करते गए, नहीं मरा, मतलब चूहा मर ही जाता था, चूहा जिंदा रहता नहीं था। उसके बाद ये डीएनए लिए, तो इसका डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद फिर इसको
सेकंड के साथ मिलाए तो देखे कि चूहा जिंदा रह गया। मतलब जब हम डीएनए को खत्म कर दिए सबका सब, तो फिर कोई चीज इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसलिए चूहा जिंदा रह गया। ठीक है, मतलब डीएनए को हम डाइजेस्ट कर दिए तो फिर 8 सेकंड में कोई ऐसा चीज नहीं गया, इसीलिए चूहा जो है जिंदा रह गया। बात समझे? तो इससे ये क्लियर हो गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसमें ट्रांसफॉर्म होता है ना कुछ केमिकल, तो कौन सा केमिकल था? वो डीएनए ही तो था। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला इसका कि S3 का जो है डीएनए कुछ 8 सेकंड में चला जाता है। ठीक है, जिससे कि 8 सेकंड जो है S3 लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। लिविंग में, क्यों? ये तो डेड है ना, हीट एंड किल है, डेड है, तो ये लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए चूहा जो है इतना बार से मर रहा था। लेकिन जब हम डीएनए को ही डाइजेस्ट कर दिए तो इसमें डीएनए गया ही नहीं, तो 8 सेकंड जो है एज इट इज रह गया, तो उससे तो चूहा मरता नहीं है। तो इस फाइनल कंक्लूजन यही हुआ ना कि S3 में गया, S3 का डीएनए उसमें गया 8 सेकंड में, 8 सेकंड जो है ट्रांसफॉर्म होके S3 बना, जिससे कि उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट आ गया, कैप्सूल आ गया, उसकी वजह से वो वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट होने की वजह से चूहा जो है मर जाता था। लेकिन जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो चूहा नहीं मरा। लेकिन एक बात जानते हैं, इन लोगों के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए, इनकी बातों से सहमत नहीं हुए, इनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। सोचिए कितना बुरा लगता होगा, पूरा एक्सपेरिमेंट किए ये कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये तो बता दिए, साथ साथ ये भी बता दिए कि प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, फैट नहीं है, लिपिड नहीं है, सब कुछ बता दिए, लेकिन फिर भी इनकी बातों से कोई कन्विंस नहीं हुआ। ठीक है, कितना बुरा लगता होगा, इतना मेहनत करने के बाद कोई नहीं माने। ठीक है, चलिए, तो ये क्या किए, इनके बातों से तो कोई सहमत हुआ नहीं। इसके बाद एक ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट आया। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किए, कौन साइंटिस्ट किए? साइंटिस्ट का नाम है हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस, ठीक है, ये ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किए थे, रेडियो एक्टिव चीजें सब लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किए। इनकी बातों से सब सहमत हो गए, यूनिवोकल प्रूफ जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। अब वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, जो कि परफॉर्म किया गया था हर्सी एंड चेस के द्वारा। ठीक है, अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस पूरा नाम है इन लोग का। ठीक है, साइंटिस्ट का। ठीक है, ये क्यों किए थे? ये इसलिए किए थे, ये प्रूफ करने के लिए, इनका पर्पस था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है, इसको ये प्रूफ कर रहे थे। तो इनसे पहले क्या था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए नहीं प्रोटीन है, लोग ये मानते थे, अभी बताए थे। ठीक है, तो ये बस प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिफरेंस किए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इसको क्लियर करेंगे। ये क्या किए, लेवलिंग एजेंट लिए, एक रेडियो एक्टिव चीज लिए, कुछ फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? ये रेडियो एक्टिव है, मतलब ये चमकीला होता है। ठीक है, मतलब चमक दूर से ही पता चल जाता है। फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ठीक है, ये चमकीला होता है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा। तो फास्फोरस जो होता है डीएनए में होता है, फास्फोरस होता है ना H3PO4 पढ़ाए होंगे, और सल्फर जो होता है प्रोटीन में होता है। प्रोटीन कैसे बनता है? बहुत सारे एमाइनो एसिड के जोड़ने से। एक एमाइनो एसिड ऐसा होता है जिसमें सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स। ठीक है, चलिए, तो एमाइनो एसिड में हो गया सल्फर, तो प्रोटीन में आ गया। तो एक बात बता दें कि सल्फर जो है वो डीएनए में नहीं होगा, और फास्फोरस जो है वो प्रोटीन में भी नहीं होगा, केवल और केवल फास्फोरस डीएनए में होगा और सल्फर प्रोटीन में ही होगा, केवल और केवल। तो इसका मतलब है कि अगर सल्फर हमको दिख गया तो समझ जाएंगे प्रोटीन है, और फास्फोरस दिख गया तो डीएनए है, इसीलिए अलग अलग ले लिए, ये तो पता चल गया। अब हम क्या किए कि दो ठो बैक्टीरियोफाज लिए। बैक्टीरियोफाज क्या है? वो एक वायरस दो ठो। अब हम क्या किए, दो ठो बैक्टीरियोफाज लिए। ठीक है, बैक्टीरियोफाज में क्या क्या होता है? बस प्रोटीन का कोट होता है और डीएनए होता है। ये रहा प्रोटीन का बाहर वाला कोट, और ये हो गया इसका डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। ठीक है, ये हो गया इसका डीएनए। बैक्टीरियोफाज लिए। पहला बार में क्या किए कि हम उसको P32 दिए, P32 बैक्टीरियोफाज को कल्चर मीडियम में डाल दिए, और उस कल्चर में हम बैक्टीरिया डाल दिए और साथ में P32 भी डाल दिए। बहुत सारे जनरेशन के बाद आफ्टर सेवरल जनरेशन
P32 इससे डीएनए में घुस जाएगा। P32 तो सेल डीएनए में होता है ना, तो जब इसका बहुत सारा जनरेशन तैयार होगा, जनरेशन तो फास्फोरस तो चाहिए, तो फास्फोरस यही वाला यूज हो जाएगा P32। तो P32 इसके डीएनए में चला जाएगा, तो इसके डीएनए में P32 चला गया। एक काम करते हैं, इसके डीएनए को थोड़ा चमकीला बना देते हैं लाल कलर से, ठीक है, ताकि पता चल जाए ये रेडियो एक्टिव हो गया, ये रेडियो एक्टिव हो गया। अब इसका डीएनए जो था वो था नॉर्मल, अब इसका हो गया रेडियो एक्टिव। पहले बार में तो हम ये कर लिए कि इसको रेडियो एक्टिव बना लिया, इसमें हमारा डीएनए रेडियो एक्टिव बना है, P32 ले लिए। दूसरा बार एक्सपेरिमेंट किए तो क्या किए, P32 के जगह एक दूसरा बैक्टीरियोफाज ले लिए और उसको दूसरा कल्चर में P32 के साथ तो बना लिए थे, अब S35 के साथ ले लिए। तो S35 के साथ जब किए तो सेवरल जनरेशन के बाद जो है एक बैक्टीरियोफाज मिला हमको, ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज इन लोग को मिला, ठीक है, जिसका कि प्रोटीन का कोट बाहर वाला जो था वो देखिए कैसा रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव सल्फर होता है, प्रोटीन में होता है केवल, तो इसका बाहर वाला कोट प्रोटीन का बना होता है, बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो प्रोटीन जो है वो चमकीला हो गया और डीएनए जो है एज इट इज वही रह गया। बात समझ में आया, डीएनए जो है एज इट इज वही रह गया, ठीक है, तो डीएनए वही रह गया। इसमें अब देखिए दोनों में डिफरेंस, अब इसको हम मिटा देते हैं, अब बस काम है इसका, इस दोनों का। देखिए इसका जो है डीएनए जो है रेडियो एक्टिव हो गया, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। बात समझ में आया, ये पहले ये तैयार कर लिए, अब ये फिर एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए अब देखते हैं। चलिए बैक्टीरियोफाज में तो इन्फेक्शन करा लिए थे, उसके बाद फिर हम लोग उसको फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराते हैं। नाउ बैक्टीरिया वाज इन्फेक्टेड बाय लेवल्ड बैक्टीरियोफाज, जो हम लेवल्ड किए थे ना, एक में डीएनए को लेवल किए और एक में प्रोटीन को लेवल किए, उसको हम बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराएंगे। तो पहला स्टेप में इन्फेक्शन कराते हैं, इन्फेक्शन कराने से क्या होगा, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे चिपक जाएगा। उसके बाद फिर उसको ब्लेंडिंग कराएंगे, ब्लेंडिंग कराने से होगा कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा, आना जाना होगा, चला जाएगा। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से होगा कि फिर वो नीचे बैठ जाएगा, ब्लेंडिंग करेंगे ना सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से, तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या गया और क्या नहीं गया। तो जब हम दोनों दो कल्चर को किए, तो जब हम डीएनए जिसमें लेवल किए थे वो डाले, तो देखे कि बैक्टीरिया के अंदर चमकीला चीज चला गया है, चमकीला चीज बैक्टीरिया के अंदर चला गया है, जबकि जो चमकीला नहीं था वो बाहर ही रह गया। तो चमकीला चीज गया है मतलब इसमें तो डीएनए गया, चमकीला गया मतलब डीएनए गया। और जिसमें हम प्रोटीन को वो लेवल किए थे उसमें डाले, तो उसमें देखे कि चमकीला चीज बाहर ही रह गया। जिसमें प्रोटीन को किए थे, प्रोटीन सल्फर वाला जो है बाहर रह गया, और जब फास्फोरस वाला चमकीला वाला था तो अंदर चला गया। फास्फोरस अंदर चला गया जबकि सल्फर अंदर नहीं गया, तो सल्फर अंदर नहीं गया मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया, डीएनए इसमें फास्फोरस अंदर गया मतलब डीएनए अंदर गया, तो इसमें जो है प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो इसका डीएनए तो जा चुका था ना, ज्यादा तो डीएनए है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्रोटीन जो है बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर चला गया। इसका मतलब है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये इससे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे यही एंटर किया, वो एंटर नहीं किया। फाइनली कंक्लूजन यही हुआ कि जब हम इसको बैक्टीरियोफाज को लेवल कर लिए, लेवल करने के बाद जब बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराए, तो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराने के बाद बैक्टीरिया में डीएनए ही गया, प्रोटीन नहीं गया। जिसमें हम डीएनए को लेवल किए थे उसमें डीएनए अंदर चला गया, जिसमें हम प्रोटीन को अंदर लेवल किए थे उसमें प्रोटीन अंदर नहीं गया, प्रोटीन बाहर ही रह गया। इससे यह साबित हो गया कि डीएनए जो है जाता है तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये क्लियर हो गया। यही यूनिवोकल प्रूफ था किसका, हर्शी और चेस साहब का, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। इनसे पूरे बायोलॉजिस्ट जितने भी थे वो सब कन्विंस हो गए कि हाँ ये मान लेते हैं अब डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। वैसे एवरी मैकार्टी मैक्लियोड साहब भी सही ही किए थे, लेकिन लोग उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुए, इनकी बातों से कन्विंस हो गए हर्शी और चेस साहब, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल पूरा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम आपको अमीनो एसिड पहले बता देंगे, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत जरूरी है, बार बार आ रहा है प्रोटीन, तो अमीनो एसिड जितने टाइप के होते हैं सब बता देंगे, कैसे कैसे प्रोटीन बनता है सब बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी कुछ चीजों में होता है, टोबैको वायरस सब में, वायरस बैक्टीरिया सब में, वायरस सब में होता है ना,
वायरस, वीरोइड, प्रियॉन्स, ये सब में तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रियॉन्स में नहीं, प्रियॉन्स में थोड़ा अलग है, जब पढ़ेंगे देख लेंगे। ठीक है, तो आज का पढ़ाई हम लोग यही तक रखते हैं, बाकी का पढ़ाई अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।